सा कैंडिडेट हमारे पटना साहिब में खड़ा हुआ, जिसका अभी तक अंत तक ये पता नहीं चल रहा है कि किसका पलड़ा भारी होगा। जो समस्या 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 कह जरूर रहे हैं, लेकिन समस्या की जड़ों में हम झांक नहीं पाते। मैं इसे एक शुभ संकेत मानता हूं कि पटना सिटी में जो दोनों उम्मीदवार हैं वो पढ़े लिखे हैं। बीजेपी का हो या कांग्रेस से जीतता है वो हो, लेकिन पटना साहिब का जो समस्या है, जो भी समस्या है, उसका निदान बिल्कुल होना चाहिए। हमारा जो देश का जो मुखिया है वो बड़े मंच से कहते हैं कट्टे की बात। पटना सिटी की बात ले तो यहाँ बहुत सारे स्कूल बंद हो गए हैं, प्राथमिक और मध्य विद्यालय। शिक्षा का अभाव है, मतलब कि शिक्षा सामान्य लोगों की पहुंच से दूर होता जा रहा है। बार बार डबल इंजन कहते जरूर है, लेकिन दोनों इंजन जो है ना फुस है। लेकिन नए स्कूल कितने बन रहे हैं, और जब स्कूल नहीं बनेगा तो फिर जेलें ज़्यादा बढ़ेगी। सरकार दिलवा रही है। बिहार में शिक्षा व्यवस्था यानी कि पूरी तरह से हमें थूकना नहीं आता, हमें खाना नहीं आता। गलियां टूटी हुई हैं। पटना सिटी की एक गली भी आप नहीं देखेंगे कि वो उबड़ खाबड़ नहीं है। गाड़ियों की बात दूर, पैदल चलना मुश्किल है। लेकिन बिहार के लिए ज़्यादा बेहतर नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार से बेहतर और कोई नहीं है, और सेंट्रल में जो है मोदी सरकार ही रहे तो ज़्यादा बेहतर। बहुत पहले कहा था कि जब स्कूलें बंद होंगी तो जेल बढ़ जाएंगे, और एक पुस्तकालय, एक स्कूल की स्थापना के साथ 4-5 जेल खत्म हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। बिहार के चुनाव पर सबकी नजरें टिकी हुई है। अगर बात कर लें पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र की, तो यहाँ का जो सीट है वो हॉट सीट बन गया है। एक तरफ रत्नेश कुशवाहा जी तो दूसरे तरफ शशांक शेखर जी, दोनों की आमने सामने की टक्कर है। हालांकि बिहार में किसकी सरकार बनेगी, पटना साहिब से कौन दावेदारी करेगा, यह कह पाना अभी मुश्किल है। लेकिन हमारे साथ में जो मौजूद हैं वो शिक्षाविद के क्षेत्र से हैं, कलाकारी के क्षेत्र से हैं, और जो ये अतिथि हैं ये हमें आज बताएंगे कि बिहार में किसकी सरकार बननी चाहिए, या कौन सही रहेगा, कौन जन समस्याओं को लेकर आएगा, पटना साहिब में कितना विकास हुआ है, बिहार में कितना विकास हुआ है, जन जन की जो समस्या है वो कैसे इनके द्वारा जो समझाया जाएगा वो आपको हम दिखाएंगे। तो हमारे साथ में जो बगल में है कला के क्षेत्र में जो है आलोक चोपड़ा जी हैं, इनके बगल में है शिक्षाविद जो है विजय कुमार सिन्हा जी हैं, और हमारे बगल में जो है कार्टूनी आर्टिस्ट यानी कि चित्रकला के काफी पुराने आर्टिस्ट हैं संजय राय जी हैं। इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि बिहार में क्या विकास हुआ है, पटना साहिब में क्या समस्या है, और इसको ये कैसे देखते हैं। पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, और एक तरफ जो है विधानसभा यानी कि ये हॉट सीट बन गया है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? काफ़ी दिनों के बाद ऐसा कैंडिडेट हमारे पटना साहिब में खड़ा हुआ, जिसका अभी तक अंत तक ये पता नहीं चल रहा है कि किसका पलड़ा भारी होगा। जो सब पार्टी अपनी अपनी ये कर रहे हैं कि मेरी पार्टी जीतेगी, वो कर रहे हैं कि मेरा कैंडिडेट जीतेगा। लेकिन यदि देखा जाए, अगर मेरे से पूछा जाए कि कौन कैंडिडेट है, तो कैंडिडेट जो शशांक शेखर अभी जो खड़े हुए हैं हमारे बीच में, तो उनके जैसा कैंडिडेट हमारा अपोजिट पार्टी का अभी नहीं है। तो मेरा तो झुकाव यही रहेगा कि शशांक शेखर यहाँ प्रतिनिधित्व करें और अच्छा विधायक हमारे बीच आए। उनका तो नया चेहरा है पटना साहिब में, तो आप कैसे शशांक शेखर को यहाँ से देखना चाहते हैं? नया चेहरा पुराना चेहरे की बात नहीं है। अगर काबिलियत की बात की जाए तो जहाँ शशांक शेखर है वहाँ उनके तुलना में कोई कैंडिडेट यहाँ का नहीं है। ऐसे तो मैं पार्टी पॉलिटिक्स से काफ़ी दूर हूँ, लेकिन यदि हमारा पर्सनल आप पूछ रहे हैं इसलिए मैं बतला रहा हूँ कि शशांक शेखर के जैसा हमारा अगर विधायक अगर होता है तो पटना सिटी के लिए बहुत गौरवान्वित वाली बात होगी। क्या लगता है पटना साहिब में इतने सालों से वर्तमान विधायक रहे हैं, कितना विकास हुआ है उनके रहते हुए? विकास तो हुआ ही है, पहले की अपेक्षा पटना साहिब का विकास हुआ ही है, लेकिन अपना अपना विचार है। जैसे हम ही को से पूछेगा तो बहुत सारी समस्या है जिसका निदान होना चाहिए। विधायक कोई भी हो हमारा, बीजेपी का हो या
कांग्रेस से जीतता है वो हो, लेकिन पटना साहिब का जो समस्या है, जो भी समस्या है, उसका निदान बिल्कुल होना चाहिए। कैंडिडेट हमारा कोई भी जीते, क्या लगता उसको है कोई पटना मतलब नहीं साहिब है। में सबसे ज्यादा समस्या क्या है यहाँ लोगों सबसे पहले समस्या तो है जाम की समस्या है यहाँ पटना साहिब में। जो मतलब इतने दिन से हमारे विधायक रहे नंदकिशोर यादव जी, जो जिनको इन पे ध्यान देना चाहिए था, जो नहीं ध्यान दे पाए, तो वर्तमान के बाद जो जीतेंगे, अभी जो जीतेंगे, उनसे मेरा निवेदन है कि सबसे पहले तो इस पे ध्यान दें, जाम से मुक्ति दिलवाएं। काहे कि पटना से जो जनता आती है, पटना से जो पब्लिक आती है, तो रूह कांप जाता है उसका कि पटना सिटी में हम नहीं आ पाएंगे। हालांकि और एक मैं निवेदन करूंगा जो विधायक हैं हमारे जो जीतेंगे उनसे, कि पटना साहिब का जो क्षेत्र है उसको धार्मिक क्षेत्र घोषित कर दिया जाए। और यहाँ से गाय घाट से, जब मैं ये बिल्कुल मेरा पर्सनल राय है कि गाय घाट से बंद कर दिया जाए। इधर रिक्शा चले, ऑटो रिक्शा, टमटम चले, तो पौराणिकता झलकेगी। ये आपकी राय है, मतलब मेरी राय है। आप कला के क्षेत्र में यानी कि चित्रकला, या आप काफी पुराने चित्रकला है, चित्रकारिता करते हैं, तो कैसे इसको देखते हैं? इस चुनाव को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि ये चुनाव जो है जातीय समीकरण के आधार पर भी वोट दिया जाता है। यहाँ जो लोग हैं अलग अलग फैसले को तो वोट देते हैं, लुभाने का काम किया जाता है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? एक बार पुनः न्यूज़ क्राइम 24 को हम धन्यवाद करेंगे कि हमारी आवाज़ जो है वो बनी है आज, और राजनीति को लेकर हम लोग इकट्ठा हुए हैं, बैठे हैं। पुनः एक बार आप सबों का आभार। देखिए, किसी राजनीतिक पुरोधा ने कहा कि राजनीति तो नर से नारायण बनने की सीढ़ी है। हम नर से नारायण बन सकते हैं। दलगत जो बातें आती है, दलों में जो रंग भेद है, जात भेद है, वो लबालब है, और हम उससे ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। समस्या 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 कह जरूर रहे हैं, लेकिन समस्या की जड़ों में हम झांक नहीं पाते। समस्या की अगर हम बात करें तो पटना साहिब के जो प्रतिनिधि हैं, अभी तक स्वच्छ पानी ना पी पाए हम। कभी भी नाले का पानी सुबह में अगर टोटी आप खोलें तो स्वच्छ जल नहीं आ पाता। तो जहां पानी की समस्या हो, लोगों को क्या समस्या है ये भी समझ से परे हो गया, क्योंकि समझ से दूर हो गया। लोगों को सिर्फ दिख रहा है कि रास्ते बन जाएंगे तो हमारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आप कहेंगे कि राजनीति में जो ये जो संकट जो बनी है अभी, आपराधिक जो चरित्र जो आया, ये कहां लेकर जाएगा राजनीति को? हमारा जो देश का जो मुखिया है वो बड़े मंच से कहते हैं कट्टे की बात। हम रंगमंच से आते हैं। कट्टे की बात, खेल की बात, कलम की बात, रंगों की बात, हम लोग रंगमंच पे उस बुनियादी चीजों को दिखाते हैं। वो उस कट्टे को अब पूरे भारतीय रंगमंच को वो कट्टे को दिखा के बोल कर राजनीति कर रहे हैं। तो राजनीतिक हास जो है जबरदस्त हुआ है। 2005 के पहले जो सरकार थी, यानी कि आरजेडी की सरकार थी, उसमें जो अपराध होते थे जंगल राज कहा जा रहा है, और एक तरफ जो वर्तमान सरकार यानी कि डबल इंजन की सरकार है बिहार में, यहाँ भी अपराध बढ़ रहा है। तो दोनों को कैसे देख रहे हैं? देखिए, बार बार डबल इंजन कहते जरूर हैं, लेकिन दोनों इंजन जो है ना फुस फुस है, सिर्फ बातें होती हैं। डबल इंजन अगर होती और पटरी हमारी अगर सही नहीं है तो लोड कहां लेगा? हम छक छक करके कैसे चलेंगे? तो बुनियादी चीजों पे काम ही नहीं हुआ। रही बात, आप कह रहे हैं कि जंगल राज, जंगल भी अपने आप में व्यवस्थित है, सुव्यवस्थित। आप क्या चाहेंगे कि जंगल में सिर्फ लोमड़ी रहे, सिर्फ गीदड़ों का जंगल रहे, सिर्फ बबूल का पेड़ रहे जंगल में? जंगल है ये समाज में रंग, आवाज, जाति। आप जात जात बोल रहे हैं और जात से उबर ही नहीं पा रहे। कैसे उभरेंगे? हमको स्कूल में झांकना होगा। आप देखेंगे पूरे भारत में हजारों की संख्या में स्कूलें बंद हो रही हैं।
स्कूलें आपस में मर्ज कर रही हैं, हम प्राइवेट स्कूल की तरफ भाग रहे हैं। सरकार क्या कर रही है? हमारे नौनिहाल को बोलना नहीं आता, आपको कहता है कि बिहारी हैं, हंसी आती है। आप कहते हैं कि बिहारी बहुत परचम लहरा रहा है, उसको तो बोलना नहीं आता। तो ये गालियां कैसे आ रही है? कौन दे रहा है? सरकार दिलवा रही है। बिहार में शिक्षा व्यवस्था यानी कि फेल है पूरी तरह से। पूरी तरह से हमें थूकना नहीं आता, हमें खाना नहीं आता, हमें कोई अभी भी शौच के बाद हाथ मलने की बात कहता है। अभी मेट्रो आप कह रहे हैं, और मेट्रो में चलने की बुनियादी जो तौर तरीके हैं हमें तो पता ही नहीं है। हम मेट्रो की बात कर रहे हैं, मेट्रो से हम कहाँ जाएंगे और क्या मिला? ये सब लुभावने रेबरियां हैं, चुनावी रेबरियां। सरकार चाहे लाल हो चाहे पीली हो, सारे बेईमान लोग आ चुके हैं राजनीति में। आपने मेट्रो की बात की। मेट्रो जब निर्माण हुआ, उद्घाटन हुआ, उसके बाद एक वीडियो वायरल होता है कि अपना मेट्रो में लोग थूक रहे हैं, गुटखे को थूक रहे हैं। तो उनको ये बिहार में ये ऐसा क्यों देखने को मिलता है? बात है कि देखिए, गुटखा बेच रहे हैं आप, और लोगों को समझ नहीं। गुटखे के पाउच पे आप देखेंगे मांस का लोथरा और पता नहीं क्या क्या, वो कैंसर हानिकारक है। लोग हंसते हुए फाड़ता है, फूकता है, खाता है। उन्हें समझ ही नहीं है कि दारू पीना है या बंद करना। अभी दारू बंद है। महात्मा गांधी ने कहा था कि राजनीति सांप की कुंडली की तरह है, और आप उस कुंडली में जकड़ जाते हैं, और आप उससे अगर निजात पाना चाहते हैं तो बड़ा मुश्किल है। राजनीति चींटियों से सीखिए ना। राजनीति में आप देखेंगे बुनियादी चीजों को। एक चींटी को ले लीजिए, एक छोटे से शक्कर के लिए उसे अगर रास्ते में मिलता है, वो जाकर सबसे पहले इत्तला करती है सारी चींटियों को, अपने समाज को, कि फला अमुक जगह जो है ना वो चीनी है, चलो उठा लाते हैं। तो अगर छोटी है तब तो उठा लाए, अगर बड़ी है, मिस्री का ढेला है, वो सारी फौज आती है, सब मिल के खाते हैं। ये सामाजिकता है। सामाजिक लेवल पे हम लोग बहुत गंदी राजनीति हो रही है। फला जीत रहा है, फला जीत रहा है। जीत से क्या मिलेगा? आम जनता को क्या मिलना है? फिर वही अंधेरी रात। तो बिहार में क्या लगता है आपको, किसका सरकार सही होगा, सही रूप से संचालित कर सकेगा? सरकार में बौद्धिक जो स्थितियां हैं, जब तक बौद्धिक स्तर वाले लोग जब तक इसमें नहीं आएंगे, चरित्रवान जब तक नहीं आएंगे, नैतिकता का जो पतन हुआ है, अगर वो उसको पीढ़ी दर पीढ़ी अगर उसको अपर ऊपर नहीं करेंगे तो ये भुगतना है। जंगल है, जंगल रहा है, जंगल रहेगा। कैसे देखते हैं इस राजनीति को पूरी तरह से? क्योंकि ये जो है पटना साहिब की बात कर ले तो ये हॉट सीट बन गया है काफी। इसको लोग, तो आप पटना साहिब तक महदूद रहना चाहते हैं या बिहार की राजनीति या फिर राष्ट्रीय राजनीति पे आपके सवाल हैं? नहीं, अभी पटना साहिब की बात। मैं इसे एक शुभ संकेत मानता हूं कि पटना सिटी में जो दोनों उम्मीदवार हैं वो पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे उम्मीदवार, इस बात का आश्वासन होता है कि उनमें सोच होगी। फिर भी यह सच है कि सामाजिक संघर्ष की भट्टी में जब आप नहीं तपते हैं, जैसे आज़ादी के बाद हम लोगों ने देखा था कि हमारे बीच में एक से एक राजनीतिज्ञ थे। कोई लॉयर था, कोई डॉक्टर था, कोई सामाजिक स्तर पर बड़े ही उन्नत थे, या साहित्यकार था, पत्रकार था। तो आपने देखा हो कि उस ज़माने में जो राजनीतिज्ञों का चरित्र था वो बहुत ही समुन्नत था। लेकिन आज हमारे मूल्यों को भी बाजार मिल गया है। आज हम किसी बात का आकलन केवल उचित अनुचित के आधार पर नहीं करते हैं, बल्कि व्यक्तिगत लाभ हानि के आधार पर करते हैं। हम मत भी देते हैं तो यह नहीं सोचते हैं कि इससे हमारा समाज सशक्त होगा और एक अच्छी सरकार आएगी, बल्कि यह सोचते हैं कि यह उम्मीदवार विशेष हमसे कितना जुड़ा हुआ है या मेरे व्यक्तिगत कार्यों को कितना वो कर पाएगा, संपादित कर पाएगा। तो दुर्भाग्य है कि हम लोग केवल सरकार की ओर देखते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि जो सरकारें हैं या जो राजनीतिज्ञ है वो इसी समाज की उपज है। तो मैं ये समझता हूँ कि समाज को विकसित किए जाने की ज़रूरत है, उसका जो दृष्टिकोण है उसको समुन्नत किए जाने की ज़रूरत है, और यह काम केवल और केवल उचित और समुचित शिक्षा से हो सकता है। लेकिन दुर्भाग्य, जैसा कि हमारे मित्र छोटे भाई श्री संजय राय जी ने कहा कि शिक्षा हमारी प्राथमिकताओं में गौण सबसे नीचे है,
पटना सिटी की बात ले तो यहाँ बहुत सारे स्कूल बंद हो गए हैं, प्राथमिक और मध्य विद्यालय। समय में शिक्षा का अभाव है। शिक्षा का अभाव है, मतलब कि शिक्षा सामान्य लोगों की पहुंच से दूर होता जा रहा है। जो निजी विद्यालय है वो फल फूल रहे हैं, लेकिन जो गरीबी रेखा के नीचे है या फिर जो दिन रात के संघर्ष में जूझ रहा है जो परिवार, उसके लिए सरकारी सुविधाएं होनी चाहिए। और हमें ये स्वीकार करना होगा, मैं किसी पर आक्षेप नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सरकारें दर सरकारें, किसी एक सरकार में 15-20 वर्षों के कालखंड की बात नहीं कर रहा, उसके पहले भी और उसके पहले भी नए स्कूल कितने बन रहे हैं। और जब स्कूल नहीं बनेगा तो फिर जेलें ज्यादा बढ़ेगी। शुरू से शिक्षा का अभाव हुआ, इसी कारण से नहीं, धीरे धीरे ह्रास होता चला गया। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, हमारे शहर में ही कभी पटना सिटी स्कूल, कभी मारवाड़ी हाई स्कूल या जालान स्कूल, इसमें जो छात्र निकल के आते थे वो काफ़ी रोशन ख्याल होते थे और अच्छे अच्छे जगह में नौकरी भी पाते थे और समाज की सेवा भी करते थे। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम लोग जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आप छोटी छोटी बातों के लिए, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस समाज में हमने यातायात की समस्याओं के लिए कितनी कोशिश की है। अभी आप कहेंगे कि भाई ये जो है ना, अभी जेपी गंगा पथ बन गया, लेकिन क्या शहर का जो जाम है वो कम हुआ? वो इसीलिए नहीं हुआ कि हम लोग अक्रॉस द टेबल बैठ के ये नहीं सोचते हैं कि जो निर्माण हो रहा और उससे जो समस्याएं आएंगी उसका निदान कैसे हो। जैसे अभी गंगा पथ बहुत बड़ी योजना है और मैं तो कह रहा हूं कि हम लोग ने सपनों में भी नहीं सोचा था कि हमारे जीते जी इस तरह की राहत की बात होगी। वो बड़ी राहत है, लेकिन शहर में उसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए था, चौक चौराहे जिस तरह से बनने चाहिए थे या सड़कों का जो चौड़ीकरण होना चाहिए था, वो प्राथमिकताओं में है ही नहीं। छोटे क्षेत्रों में सरकार ध्यान नहीं दे रही है, विकास नहीं कर रही है। कहते हैं ना कि छोटी छोटी बातें भी बड़ी बड़ी बातें होती हैं। अब जैसे गलियां टूटी हुई हैं, पटना सिटी की एक गली भी आप नहीं देखेंगे कि वो उबड़ खाबड़ नहीं है। गाड़ियों की बात दूर, पैदल चलना मुश्किल है। और इस बात की पीड़ा होती है कि इतने वर्षों, आज़ादी के इतने वर्षों के बाद न चलने लायक हमने सड़कें बनाई, गलियां बनाई। गलियां पानी के दिनों में, बरसात के दिनों में पूरा जलाप्लावित हो जाती, शुद्ध पानी मुहैया नहीं कराए, शुद्ध हवा नहीं मुहैया हो पाई, शिक्षा बुनियादी स्तर पर नहीं जा पाई, सामाजिक समरसता का गौण हो रहा है, ह्रास हो रहा है। थाने में आप जाएं तो थाना भी उस तरह से आपको राहत देने वाला नहीं है। मैं तो कह रहा हूं कि हम लोग जो एक्सेसिबल लोग हैं वो भी बहुत कंफर्टेबल नहीं होते हैं थाना जाके, ब्लॉक जाके या जो दूसरे सरकारी महकमे। तो यह सब दुर्भाग्यपूर्ण है और यह किसी एक सरकार या किसी एक कालखंड में नहीं हुआ, धीरे धीरे इसका ह्रास होता जा रहा है। शिक्षा की बात कर रहे हैं, आपकी शिक्षा जो स्कूल में बच्चों को नहीं मिल पा रहा है, यही कारण है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो स्मैक गांजा पीकर घूमते रहते हैं, स्कूल से निकलते हैं। देखिए, क्या असर पड़ेगा? एडमंड बर्क ने बहुत पहले कहा था कि जब स्कूलें बंद होंगी तो जेल बढ़ जाएंगे और एक पुस्तकालय, एक स्कूल की स्थापना के साथ 4-5 जेल खत्म हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि स्कूल शिक्षा का वो आश्रम है जहां हम चरित्र पाते हैं, केवल शिक्षा नहीं है, चरित्र भी पाते हैं और हम ये जान पाते हैं कि हमारे राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति कर्तव्य और अधिकार क्या है। तो जब तक यह नहीं होगा, दुर्भाग्य, देखिए 1935 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसके तहत केवल 10% लोगों को ही मताधिकार प्राप्त था, केवल 10%, वो भी सामाजिक हैसियत और आय के आधार पर या शिक्षा के आधार पर। लेकिन अब जो है सार्वभौम वयस्क मताधिकार है जो संविधान का अनुच्छेद 326 हमें उपलब्ध कराता है। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। वो कभी शहीद अशफाक उल्लाह खान ने कहा था कि इलाही वह दिन भी आएगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी जमी होगी, जब अपना आसमां होगा। तो ये कितनी बड़ी उत्कंठा थी, वो सब कुछ प्राप्त हो गया। लेकिन आम आवाम में, ये सरकारों को मैं बार बार नहीं दोष देता हूँ, नहीं जनप्रतिनिधियों को, समाज में भी आप देखिए, एक गली है, आप मकान बना लेते हैं, लेकिन उसी मकान के सामने जो गली टूटी फूटी है या जो मैनहोल खुला हुआ होता है या किसी और तरह की बाधा होती है, तो मैं कह रहा हूं कि उस पूरे मकान का 1% नहीं, 0.5% तो खर्च किया जा सकता है। तो ये समाज का दोष है। तो बिहार में इस बार जो वर्तमान सरकार है, नीतीश सरकार है या यानी कि एनडीए सरकार है, और
और एक जी। तरफ इंडिया है, जी जी दोनों दावा कर रही है कि इस बार उनकी सरकार बनती है तो जो विकास नहीं हुआ है उसको विकास करेंगे, रुके हुए चीजों पर रफ्तार जो रुका हुआ उस पर हम रफ्तार बढ़ाएंगे। तो कैसे इसको देख रहे हैं? मैं फेस वैल्यू उसकी ये होती है कि चलो कुछ तो है, जहाँ नाउमीदी का वातावरण है वहाँ उम्मीद की किरणें, और चाहे जितने नाकारा लोग हों लेकिन वो फिर भी विकास की बात करते हैं, तो इसका मतलब है कि एजेंडा पर तो वो हैं ही। ये अलग बात है कि उसको पूरी तरह से फलीभूत नहीं कर पाते हैं, जमीन पे उतार नहीं पाते हैं। कि उन्होंने आके भ्रष्टाचार पर जो चोट किया उसका जवाब किसी के पास ज़्यादा है नहीं, और नहीं जवाब देने की कोशिश हुई। मुझे दुख हुआ कि जिन लोगों पर आरोप लगाए गए, ना तो उनकी पार्टी ने कोई काम किया, न ही मुख्यमंत्री ने उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई की। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई व्यक्तिगत आक्षेप है। भ्रष्टाचार का आरोप बहुत बुरी बात है, और मैं समझता हूँ पॉल फ्रेरे ने कहा था कि भ्रष्टाचार इस समाज का सबसे बड़ा नासूर है, और यह केवल और केवल शिक्षा, सुशिक्षा से जा सकती है। ये बड़े लोग हैं, कहते हैं ये महाजन का सपन था, जिस रास्ते पे बड़े चलते हैं वो रास्ता हो जाता है। तो ये बड़े लोगों का जो चरित्र है, जो जो आरोप लगाए, चाहे वो किसी के भ्रष्टाचार किसी खरीद में लगाए गए हों, कि वो सर्टिफिकेट पर लगाए गए हों, या और भी जो इस तरह के जो आरोप लगाए गए हैं, तो उसका समुचित जवाब आना चाहिए था। मुझे इस बात का दुख है कि जो जवाब उधर से आना चाहिए था वो सब नहीं आया, जिससे कि पब्लिक में जो एक हैजीनेस है, जो धुंध है, वो छट पाता, और धुंध जितना छटेगा समाज का उतना ही भला होगा। कला के क्षेत्र से आते हैं, बिहार में जो नीतीश सरकार है वो कला के क्षेत्रों में लोगों को कितना बढ़ावा दी है अभी तक, क्या लगता है, सम्मान मिला है कलाकारों को? देखिए, पहले की अपेक्षा जो वर्तमान सरकार है वो चौतरफा विकास तो कर ही रही है, इसमें दो राय नहीं है। और हम चाहेंगे कि मुख्यमंत्री तो यहाँ जब भी हो तो नीतीश कुमार ही हो। पटना साहिब में जो भी परिवर्तन होता है वो तो ऊपर वाले की इच्छा है और यहाँ की जनता जाने, लेकिन बिहार के लिए ज़्यादा बेहतर नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार से बेहतर और कोई नहीं है, और सेंट्रल में जो है मोदी सरकार ही रहे तो ज़्यादा बेहतर है। ये मेरा बिल्कुल पर्सनल। हमारे साथ में 3 अतिथि जो बैठे हुए आप दिख रहे होंगे कैमरे में मौजूद थे, उनका साफ तौर पर राजनीतिक पर जो है विशेष चर्चा की है। वो किसी पार्टी दल का नेतृत्व नहीं कर रहे हैं, वो अपने व्यक्तिगत राय दे रहे हैं कि बिहार में किसकी सरकार होनी, पटना में या फिर बिहार की बात कर ले कितना विकास हुआ है, पटना साहिब में कितना विकास हुआ है। पटना साहिब में पानी की समस्या जो है और जाम की समस्या ये उभर कर सामने आई है, जिस पर सरकार को ध्यान देना जरूरी है। जो वर्तमान सरकार है या फिर जो नए महागठबंधन की सरकार है, वो जो दावा कर रहे हैं कि हमारी सरकार बनती है तो विकास करेंगे, तो उनको भी ये कहना चाहूंगा कि जो जन समस्या होती है, जो छोटे छोटे क्षेत्रों की जन समस्या होती है, पानी की समस्या हो, जाम की समस्या हो, स्कूल की जो व्यवस्था होती है, शिक्षा व्यवस्था जो पूरी तरह से फेल बताया जा रहा है, या फिर अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्था की बात कर ले, कई मरीज जो है जाते हैं और पैसे नहीं देने के कारण वो उनको जो है अस्पताल में इलाज नहीं हो पाता है। तो ऐसे चीजों से वंचित रह जाते हैं लोग, इस पर सरकार का ध्यान होना चाहिए। और जो सरकार 14 तारीख को जो ऐलान कर दिया जाएगा किसकी सरकार बनेगी, कौन जो है रेस में आगे होंगे, किस पर जो है मुख्यमंत्री जो गद्दी पर दावेदारी करने वाले हैं, ये तो 14 के बाद पता चल जाएगा। फिलहाल आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।